हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू जेनिक एजुकेशन। सो पिछले वीडियो तक हमने टाइम एंड वर्क ऑन पाइप्स एंड सिस्टम्स के बारे में डिस्कस किया था। अब हम आगे बढ़ते हैं। अरिथमेटिक का नेक्स्ट टॉपिक इज सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट एंड पार्टनरशिप। ओके, अगेन ये टॉपिक भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आप कोई सा भी टेक्निकल एग्जाम ले लीजिए, उसमें इसमें से क्वेश्चन मिल ही जाता है। एक ना एक क्वेश्चन इन तीन में से कोई एक टॉपिक में तो फिक्स रहता है कि आना ही है, भले ही वो सिंपल इंटरेस्ट का हो, कंपाउंड इंटरेस्ट का हो, या हाइब्रिड क्वेश्चन हो, CISI का, या फिर पार्टनरशिप हो। ओके, so let's first discuss the concept of simple and compound interest. Okay, अब देखिए, सबसे पहले अपन ये समझते हैं कि इंटरेस्ट क्या चीज है। इंटरेस्ट मतलब फॉर एग्जांपल आपने आज किसी को 100 रुपए दिए, ओके, एज अ लोन दिए, लेट सपोज, ओके, किसी को उधार में दिए। अब क्या होगा, मान लीजिए आपने आज किसी को 100 रुपए दिए और उस पर्सन ने आपको 1 साल बाद 100 रुपए ही रिटर्न किए। ओके, आपने आज दिए और 1 साल बाद 100 रुपए वापस लिए, तो आप सोचिए जरा, क्या आपको मुनाफा हुआ या फिर आपको घाटा हुआ? जस्ट इमेजिन कीजिए इस चीज को। ऑब्वियस सी बात है, आपको लगेगा कि अच्छा 100 दिए थे, 100 मिल गए, तो हमें तो कोई ना प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ। लेकिन आपको यहाँ पर लॉस हुआ। लॉस किस वे में हुआ? क्योंकि देखिए क्या होगा, समय के साथ साथ, टाइम के साथ साथ क्या होता है, रुपए की जो वैल्यू है, जो परचेसिंग कैपेसिटी है, परचेसिंग पावर है, वो डिक्रीज होती चली जाती है। आप सोचिए, आज से 5 साल पहले 100 रुपए में जो चीज़ें मिल जाती थी वो अब नहीं मिलती हैं। बिकॉज क्या हुआ है, उस 100 रुपए की जो कीमत है, उसकी जो पावर है, वो डिक्रीज हो गई है। और इस डिक्रीज होने की वजह से अगर आप आज किसी को 100 रुपए देते हैं, तो जो 100 रुपए की आज वैल्यू है, 1 साल बाद वो वैल्यू नहीं रहेगी, उससे कम हो जाएगी। तो अगर कोई पर्सन आपको वापस 100 रुपए ही रिटर्न करता है, सो इट मीन्स क्या होगा, एक तरह से आप लॉस में रहेंगे। सो व्हाट यू विल वांट टू डू इज, अब मान लीजिए आप अपने दोस्त को दे रहे हैं या फिर आप किसी और पर्सन को दे रहे हैं, तो अगर मान लीजिए आप प्रॉफिट नहीं भी कमाना चाहते, तब भी आप आज 100 रुपए देके अगले साल 100 रुपए नहीं ले सकते। आपको कुछ अमाउंट तो एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा, ताकि आप नो प्रॉफिट नो लॉस में तो रहें, अदरवाइज तो आप लॉस में जा रहे हैं। तो आपको सिंपल सा ये करना पड़ेगा कि उस 100 रुपए पे कुछ अमाउंट एक्स्ट्रा जो लेना पड़ेगा, दैट एक्स्ट्रा अमाउंट इज बेसिकली द इंटरेस्ट दैट यू आर चार्जिंग। ओके, इवन इफ यू वांट टू अर्न ऑन दैट, इवन इफ यू वांट टू बी ऑन ब्रेक इवन फॉर दैट, उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको कुछ एक अमाउंट एज एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा, जिसको हम बोलते हैं इंटरेस्ट। ओके, अब बैंक से आप लोन लेते हैं तो बैंक उस पर कुछ इंटरेस्ट लगाती है। ओके, कुछ परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट बोलते हैं कि परसेंटेज में ही चलता है इंटरेस्ट। तो ओके, तो और ऑब्वियसली बात है, परसेंटेज में क्यों चलता है, इसका भी रीजन आपको समझ में आता है कि वो एक फिक्स कर देते हैं कि इस रेट पे, कि 100 रुपए का लेते हो तो इतना रुपए लगेगा, तो अकॉर्डिंगली आप जितना भी अमाउंट ऑफ लोन लेंगे वो प्रोपोर्शनेटली यहाँ पे आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट मिल जाएगा। ओके, सो आपको सिंपल सा ये समझना है कि बैंक या फिर आप किसी से कुछ अमाउंट का ट्रांजेक्शन करते हैं, या किसी को लोन देते हैं, किसी को कुछ एक क्रेडिट देते हैं, तो अल्टीमेटली उस पर एक इंटरेस्ट चार्ज होता है। और इंटरेस्ट चार्ज होने के कई सारे मैकेनिज्म्स हैं, कई सारी प्रोसेसेस हैं, जिसमें से हमें सिर्फ 2 प्रोसेसेस, 2 मैकेनिज्म डिस्कस करने हैं, दैट इज सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। अब इसका कैलकुलेशन किस तरह से अलग है उसको समझिए। अगर आप मान लीजिए आज किसी को 100 रुपए देते हैं, ओके, तो जो अमाउंट आपने दिया है ये 100 रुपए, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल अमाउंट। ओके, याद रखिएगा, स्पेलिंग जो है प्रिंसिपल की वो PLE वाली नहीं आएगी, PAL वाली आएगी। ओके, 2 प्रिंसिपल की स्पेलिंग होती है, एक प्रिंसिपल में PRINCI, PLE भी होती है और PAL भी होती है, तो यहाँ पे ये PL वाली, क्योंकि वो दूसरा जो है वो रूल होता है। ओके, जैसे आर्किमिडीज प्रिंसिपल, तो वो वाला प्रिंसिपल है, यहाँ पे ये प्रिंसिपल मतलब ये मेन अमाउंट। नाउ अब ये 100 रुपए का अमाउंट आपने आज किसी को दिया और आप इस पर इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं, तो आपके पास 2 मैकेनिज्म होंगे, एक सिंपल इंटरेस्ट, एक कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट का मैकेनिज्म होता है इंटरेस्ट ऑन प्रिंसिपल। ओके, और कंपाउंड इंटरेस्ट का मैकेनिज्म होता है इंटरेस्ट ऑन प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट। ओके, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन प्रिंसिपल तो लगता ही है, साथ में इंटरेस्ट के ऊपर भी इंटरेस्ट लग जाता है। ओके, अब आप सोचेंगे ये कैसे हो रहा है, तो इमेजिन कीजिए फिक्स डिपॉजिट, FD, इफ यू टॉक अबाउट, लेट सपोज आपने यहाँ 100 रुपए की FD कराई और इस पे आपको 10% का इंटरेस्ट बैंक दे रही है। ओके, तो 1 साल बाद क्या होगा, आपकी FD की वैल्यू 110 रुपए हो जाएगी।
अब आपने एफडी को यहाँ पे ब्रेक नहीं किया, उसको रिन्यू करवा लिया और फिर से कहा कि अब मुझे ये एफडी को कंटिन्यू चलने दो, तो अब क्या होगा, अब आपकी एफडी की वैल्यू जो आपने 100 रुपये में 100 रुपये देके एफडी लिया था, एफडी कराया था, अब उसकी वैल्यूएशन हो चुकी है 110 रुपये। तो अगले साल बैंक आपको इंटरेस्ट 100 पे नहीं देगी, आपको पूरे 110 रुपये के ऊपर इंटरेस्ट देगी। ओके, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पे 100 रुपये था, उसका आपने कुछ इंटरेस्ट बनाया, तो वो इंटरेस्ट और प्रिंसिपल मिलके अब आपका टोटल अमाउंट बन गया, और फिर अगला जो इंटरेस्ट लगेगा वो पूरे अमाउंट पे लगेगा। तो क्योंकि 110 रुपये अब आपके पास करंटली अवेलेबल है, तो इस पूरे के ऊपर बैंक आपको इंटरेस्ट देगी, तो आपका 121 रुपये हो जाएगा अगले साल। फिर अगले साल मान लीजिए 121 रुपये जो हुआ, आपने फिर से रिन्यू करवा लिया, आपने इसको ब्रेक नहीं करा, तो वापस से बैंक आपको इंटरेस्ट देगी, लेकिन इस बार आपको 110 पे नहीं देगी, अब वो 121 रुपये पे देगी। तो ये होती है कंपाउंडिंग। ओके, दिस इज कॉल्ड एज अ कंपाउंडिंग कंसेप्ट। और जैसा कि आपने सुना भी होगा, अल्बर्ट आइंस्टीन सेज कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग और कंपाउंडिंग रूल इज बेसिकली द 8th वंडर। ओके, ये एक 8th वंडर है ये कंपाउंडिंग का, क्योंकि ये ग्रो होते होते बहुत बड़ा हो जाता है। ओके, कैसे होता है वो आप ग्राफ बना के देखेंगे तो आपको क्लियर होगा, बट अभी अपन ही समझ लेते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब इंटरेस्ट ऑन प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट, और सिंपल इंटरेस्ट मतलब इंटरेस्ट ऑन प्रिंसिपल। दिस इज हाउ वी डिफाइन इट। ओके, अब इनका मैकेनिज्म कैसे चलेगा उसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, हम एक सिंपल सा टेबल ड्रॉ करते हैं। देखिए टेबल किस तरह से ड्रॉ करा जाएगा, हम मान लेते हैं कि हमने दो अलग अलग बैंक से 100 रुपए का लोन लिया। ओके, कितने रुपए का लोन लिया, 100 रुपए का। ओके, दो बैंक से, लेट सपोज ये है बैंक B1। ओके, B1 मतलब कोई सा भी बैंक मान लीजिए, SBI है, PNB, कोई सी बैंक मान लीजिए B1, और ये दूसरी बैंक है B2। ओके, BOB मान लीजिए या फिर कैनरा बैंक, कोई सी भी बैंक आप मान लीजिए। तो दो अलग बैंक से B1 B2, मैंने B1 से भी 100 रुपए का लोन लिया, B2 से भी 100 रुपए का लोन लिया, और दोनों ही बैंक्स ने मुझे कहा कि मैं 10% के हिसाब से इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। ओके, बैंक ने कहा B1 ने कि मैं 10% के हिसाब से इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, और B2 ने भी कहा 10% के हिसाब से इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। लेकिन एक छोटा सा डिफरेंस दोनों के बीच में दिखाई देने को मिला कि बैंक B1 सिंपल इंटरेस्ट का मैकेनिज्म यूज करता है और बैंक B2 कंपाउंड इंटरेस्ट का मैकेनिज्म यूज करता है। ओके, व्हेन दे चार्ज इंटरेस्ट। तो होगा क्या होगा, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि फर्स्ट ईयर, ओके, मान लीजिए 1 जनवरी 2019 को आपने 100 रुपए का लोन यहाँ से लिया, 100 रुपए का लोन यहाँ से लिया। अब जैसे ही 31 दिसंबर 2019 आएगा, आपका 1 साल कंप्लीट हो जाएगा, और 1 साल खत्म होने के बाद बैंक B1 आपसे इंटरेस्ट चार्ज करेगा, बैंक B2 भी आपसे इंटरेस्ट चार्ज करेगा। ओके, लेकिन बैंक B1 क्या करेगा, वो आपको कहेगा इंटरेस्ट ऑन प्रिंसिपल। अब इंटरेस्ट ऑन प्रिंसिपल मतलब जितना लिया है उसके ऊपर इंटरेस्ट दे दो। तो बैंक B1 से आपने 100 रुपए लिए थे, तो बैंक B1 100 रुपए पे 10% के हिसाब से आपसे 10 रुपए मांग लेगा। ओके, बैंक B2 क्या करता है, बैंक B2 करता है इंटरेस्ट ऑन प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट। मतलब बैंक B2 का बोलने का क्या तरीका है, जितना आपको रिटर्न करना है उसके ऊपर इंटरेस्ट दे दो। ओके, इन दोनों बातों को समझिएगा। बैंक B1 ने कहा जितना लिया था उसके ऊपर ब्याज भरो, और बैंक B2 बोलता है जितना रिटर्न करना है उसके ऊपर ब्याज भरो। तो बैंक B2 आपसे जितना रिटर्न करना है, अभी रिटर्न कितना करना है, अभी 100 रुपए रिटर्न करना है। ओके, क्योंकि आपने 100 रुपए लिए थे, अभी तो 1 ही साल बीता है, इंटरेस्ट तो अब लगेगा। ओके, तो जो इंटरेस्ट बैंक B2 लगाएगी वो क्या करेगी, जितना रिटर्न करना है, तो 100 रुपए रिटर्न करने थे, तो बैंक B2 10% के हिसाब से 100 रुपए पे 10 रुपए का ब्याज लगा देगा। ओके, तो ये पहले साल का कैलकुलेशन हुआ। फिर क्या हुआ, मान लीजिए आपने कोई ब्याज नहीं भरा, आपने लोन को कंटिन्यू रखा, आपने कोई अमाउंट पे नहीं किया। अब जब जैसे ही सेकेंड ईयर खत्म होगा, सेकेंड ईयर, तो सेकेंड ईयर के बाद बैंक B1 क्या बोलेगी, बैंक B1 विल से कि जितना पैसा लिया था उसके ऊपर ब्याज दे दो, क्योंकि हम इंटरेस्ट ऑन प्रिंसिपल लेते हैं। तो 100 रुपए पे फिर से 10% के लिए बोलेगी, और अल्टीमेटली फिर से आपसे 10 रुपए मांग लेगी बैंक B1। लेकिन बैंक B2 क्या करेगी, इस बार बैंक B2 जितना पैसा रिटर्न करना है उसके ऊपर ब्याज लगाएगी। अब आपको रिटर्न कितना करना है, आपने क्योंकि कोई पैसा रिटर्न नहीं करा है अभी तक, इसलिए 100 रुपए जो लोन लिया था वो तो देना ही है, साथ में फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट भी तो पे करना है वापस। ओके, तो आपने ये दोनों में से कुछ भी पे नहीं करा, इसका मतलब बैंक B2 आपको इसके ऊपर भी इंटरेस्ट लगाएगी और इसके ऊपर भी इंटरेस्ट लगाएगी। तो 100 रुपए पे अगर 10% के हिसाब से इंटरेस्ट लगाएगी तो आपको 10 रुपए मिलेंगे।
मतलब 10 रुपये देने पड़ेंगे, 10 रुपये का इंटरेस्ट होगा, और इस 10 रुपये पे भी 10% के हिसाब से इंटरेस्ट जब लगेगा तो 1 रुपये एक्स्ट्रा आपको पे करने पड़ेंगे। मतलब बैंक B2 आपसे ज़्यादा चार्ज कर रही है कंपेरेटिवली टू बैंक 1, ओके, और आप देख सकते हैं 1 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज कर रही है, ओके। नाउ अब क्या होगा, अब जैसे ही मान लो आपने फिर से कोई पेमेंट नहीं करा तो 1 साल बाद, थर्ड ईयर की बात करें तो थर्ड ईयर में क्या होगा, बैंक B1 आपसे वापस पैसा मांगेगी, इंटरेस्ट मांगेगी। कितना इंटरेस्ट मांगेगी, जितना पैसा लिया था उसके ऊपर ब्याज भर दो। तो आपने 100 रुपये लिए थे, 100 वापस से 10% के हिसाब से यू नीड टू पे 10 रुपीज अगेन एज अ इंटरेस्ट ऑफ थर्ड ईयर, ओके। ये तीसरे वर्ष का इंटरेस्ट, 3 वर्ष का इंटरेस्ट नहीं है, दिस इज नॉट द इंटरेस्ट ऑफ 3 ईयर्स, इट इज द इंटरेस्ट ऑफ थर्ड ईयर। अगर हम बात करें टोटल इंटरेस्ट की तो वो सबका सम आएगा, ओके। 3 ईयर्स का इंटरेस्ट विल बी टोटल सम। नाउ अब बैंक B1 ने तो आपसे 10 रुपये के हिसाब से चार्ज कर लिया, मतलब 100 रुपये पे 10% के हिसाब से, लेकिन बैंक B2 बोलेगा जितना पैसा रिटर्न करना है। अब रिटर्न क्या क्या करना है, 100 रुपये लोन लिया था वो देने हैं, 10 रुपये पहले साल का ब्याज देना है, और 10 रुपये प्लस 1 रुपये ये दूसरे साल का ब्याज देना है। इसका मतलब बैंक B2 सबके ऊपर इंटरेस्ट लगाएगी। तो 100 रुपये पे 10% लगाया तो 10 रुपये हो गए, प्लस पहले साल का 10 रुपये था, इसके ऊपर फिर से इंटरेस्ट लगेगा 10% के हिसाब से, तो ये वापस से 1 रुपये बना, ओके। प्लस सेकेंड ईयर का 10 रुपये था, इसके ऊपर 10% के हिसाब से 1 रुपये बना, प्लस जो सेकेंड ईयर का 1 रुपये था इसके ऊपर फिर से 10% लगेगा, तो 10% के हिसाब से इस पे 0.1 रुपये, मतलब 10 पैसे का ब्याज बनेगा। तो ओवरऑल अगर अपन देखें तो कितना कितना इंटरेस्ट चार्ज किया, देखिए बैंक B1 ने आपसे टोटल इंटरेस्ट चार्ज किया 30 रुपीज़ का, और बैंक B2 ने आपसे 10 10 10 30 देन 3 33 एंड देन इस 10 पैसा मोर, सो 33.10। दिस इज द अमाउंट दैट बैंक B2 विल चार्ज। सो आप देख सकते हैं कैलकुलेशन फर्स्ट ईयर में तो कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन सेकंड थर्ड ईयर से कैलकुलेशन में काफी चेंज आने लगा। और आप देख सकते हैं कंपाउंडिंग जब हो रही है तो दूसरे साल में सिर्फ 1 रुपये से ब्याज बढ़ा था, लेकिन तीसरे साल में 1 और 0.1 इससे 3 अमाउंट एक्स्ट्रा जुड़ गए, ओके। इसलिए आप देख सकते हैं कंपाउंडिंग में क्या होता है, ग्रोथ बहुत ही पहले थोड़ी सी स्लो रहती है, फिर बाद में बहुत ही तेजी से होने लगती है, ओके। सो दिस इज द गेम ऑफ कंपाउंडिंग। अब देखिए यहाँ पे टोटल अगर अपन सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करें तो टोटल सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया, टोटल सिंपल इंटरेस्ट आ गया 30 रुपीज़, टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ गया 33.1 रुपी। सो अगर हम डिफरेंस निकाले सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के बीच में, सो डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI कम्स आउट टू बी 33.1 माइनस 30, दैट इज 3.1 रुपीज, ओके। ये कब आया, जब 10% के हिसाब से ब्याज था, तो 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में डिफरेंस मिला 3.1 रुपीज, ओके। इसी तरह से अगर हम इसको लिख देते हैं 3, तो CI3 क्या रिप्रेजेंट करता है, क्यूमुलेटिव टोटल इंटरेस्ट फॉर 3 ईयर्स। SI3 क्या रिप्रेजेंट करता है, क्यूमुलेटिव या टोटल इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर्स, ओके। इसी तरह से हम निकालते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर्स, मतलब टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर्स। तो 2 साल का कितना कंपाउंड इंटरेस्ट है, देखिए 10 रुपये और 1 रुपये, 2 साल का टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट है 21 रुपये। और सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर्स, 2 साल का मिला के सिंपल इंटरेस्ट कितना है, 10 रुपये और 10 रुपये, मतलब 20 रुपये, ओके। सो दिस इज द टोटल अमाउंट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। अब यहां पे हमें क्या देखना है, देखिए 2 साल का सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट हमने निकाल लिया। अब अगर हम डिफरेंस निकालें 2 साल के CI और SI के बीच में, तो वो आता है 1 रुपये। तो अब आप देखिए 2 साल बाद कंपाउंड और सिंपल इंटरेस्ट में 1 रुपये का डिफरेंस था, लेकिन जस्ट 1 साल बाद वो डिफरेंस सीधा 2 रुपये 10 पैसे से ज्यादा हो गया, ओके। तो 3.1 रुपये हो गया। तो आप देख सकते हैं थर्ड ईयर आते ही ये इसका 3 गुना इंटरेस्ट यहाँ पे लग गया, ओके। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। अभी तो 100 रुपये अमाउंट छोटा लग रहा है तो वो क्लैरिटी नहीं बन सकती। आप इस वे में सोचिए कि 1 रुपये डिफरेंस था दूसरे साल में, और तीसरे साल में जाते से ही वो डिफरेंस 3 टाइम्स हो गया, ओके। तो 3.1 सीधा 3.1 टाइम्स हो गया बेसिकली, ऐसा बोला जाए, ओके। तो इस तरह से कंपाउंडिंग ग्रो करती है। अब खास बात यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हमें नोट करने हैं इस पर्टिकुलर टेबल में से, वो है सबसे पहला पॉइंट दैट CI एंड SI आर सेम इन फर्स्ट ईयर, ओके। पहले साल में कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट बिल्कुल सेम रहते हैं, इनमें कोई डिफरेंस नहीं रहता, दोनों का अमाउंट बिल्कुल सेम रहता है, ओके। सेकेंड डिफरेंस,
ओके, सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है, ये क्लियर हो गया होगा। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज सिंपल इंटरेस्ट इज सेम इन ऑल ईयर्स। और ऑब्वियसली बात है ये तो होगा ही, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट किस पे चार्ज होता है, जो पैसा लिया था उसी के ऊपर चार्ज हो रहा है। तो आपने तो 100 रुपये लिए थे, तो अमाउंट जो एक बार ले लिया वो तो फिक्स हो गया, तो इंटरेस्ट बार बार उसी के ऊपर लगता जाएगा। थर्ड केस, थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट, कंपाउंड इंटरेस्ट इज ऑलवेज ग्रेटर देन सिंपल इंटरेस्ट। ओके, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, कैलकुलेशन करते समय हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट छोटा आ जाता है, सिंपल इंटरेस्ट बड़ा आ जाता है, कभी मिस्टेक हो जाती है इस तरह की। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर इस तरह की सिचुएशन हो रही है तो आपने कैलकुलेशन में मिस्टेक करी है, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट हमेशा ज्यादा होगा सिंपल इंटरेस्ट से। ओके, इट विल ऑलवेज बी ग्रेटर। ओके, गिवन दैट कि हम अमाउंट को फिक्स रख रहे हैं, क्योंकि देखिए ईएमआई कैलकुलेशन जो होता है वो एक अलग फंडा है, वो बिल्कुल डिफरेंट है फाइनेंशियल मैथमेटिक्स। अपने को सिर्फ बेसिक सीआई और एसआई की समझ होनी चाहिए, यही हमारी रिक्वायरमेंट है। तो उसके बेसिस पे हम ये मानेंगे कि लोन एक ही बार लिया था और फिक्स अमाउंट का लिया था और वही कंटिन्यू हो रहा है, ना हमने कोई एक्स्ट्रा लोन लिया है, ना हमने उसमें से कुछ अमाउंट भर के उस लोन को छोटा कर लिया है, कम कर लिया है, ऐसा कुछ भी नहीं किया। ओके, दिस इज नॉट अबाउट ईएमआई। ओके, इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट की बात हम नहीं कर रहे और उसे हमें पढ़ना भी नहीं है, वो हमारे काम का नहीं है। तो अगर आपको किसी बुक में मिलता भी है और आपको देखते हैं कि ईएमआई का कुछ क्वेश्चन मिलता है तो आप उसको छोड़ सकते हैं पूरी तरह से। द रीजन इज वेरी सिंपल कि एग्जाम में वो चीज़ नहीं आती, जेईई के एग्जाम में नहीं आती, गेट के एग्जाम में भी नहीं आती। ओके, कभी बहुत रेयर, बहुत ही ज़्यादा रेयर केस अगर होता है तब एक आधी क्वेश्चन उसमें से मिल जाएगा, जो कि चांसेस ऑलमोस्ट निल है, इट्स इनसिग्निफिकेंट। तो यहाँ पर आप ये पॉइंट्स नोट कर सकते हैं फॉर दिस पर्टिकुलर टेबल। ओके, अब ये जो हमने टेबल बनाया है, ये हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट को क्या लिया, 10% के हिसाब से। तो अब आपको क्या करना है, आपको ये सेम टेबल बनाना है विथ रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% को छोड़ के 5%, 15% एंड 20%। ओके, इन तीन रेट्स की मदद से आपको सेम ऐसा ही टेबल ड्रॉ करना है। प्रिंसिपल ले लीजिए 100 रुपये, रेट लीजिए 5% और फिर टेबल बनाइए। फिर प्रिंसिपल ले लीजिए 100 रुपये, रेट ले लीजिए 15%, फिर टेबल बनाइए। प्रिंसिपल ले लीजिए 100, रेट ले लीजिए 20, फिर टेबल बनाइए और ये वाले कैलकुलेशंस डिटरमाइन कीजिए। ओके, ये वाले कैलकुलेशंस। अब ये हमने टेबल तो बना लिया, लेकिन ये यूज़ कहाँ करना है, ये तो कंसेप्ट समझ लिया, मैकेनिज्म। तो इसका बहुत ही अच्छा यूज़ होता है आपके कैलकुलेशंस को सिंप्लीफाई करने में। इसे नोट करिए, ये टेबल्स भी ड्रॉ करिए, फिर अपन क्वेश्चंस पे आते हैं। ओके, सो यू कैन नोट दिस। ओके, सो आई होप आपने टेबल ड्रॉ कर लिए होंगे, तीनों टेबल्स पूरे प्रॉपरली आपने नोटबुक में ड्रॉ कर लिए हैं, आपको कंसेप्ट भी क्लियर हो चुका है। अब आते हैं उसके नेक्स्ट पॉइंट पे कि हम उसका यूज़ कैसे करेंगे। तो देखिए एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चंस आते हैं कुछ इस तरह के, The difference between compound interest and simple interest for 3 years is rupees 310 at the rate of 10%. Okay. Then find the principal. Okay. Question आता है कि 3 साल का टोटल जो भी कंपाउंड इंटरेस्ट है और जो भी सिंपल इंटरेस्ट है उसके बीच में डिफरेंस कितना है, 310 रुपए का। किस रेट पे, 10% की रेट पे। ओके, सो नाउ यू नीड टू फाइंड द प्रिंसिपल अमाउंट। ओके, तो आपको डिफरेंस दिया हुआ है सीआईएसआई का और आपसे प्रिंसिपल अमाउंट पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर क्या होता है, देखिए फॉर्मूला जब हम लगाते हैं तो फॉर्मूले से थोड़ा सा कैलकुलेशन टीडियस हो जाता है, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूले में पावर टू द एन चलता है और सिंपल इंटरेस्ट में ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो थोड़ा सा आपको एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन टिपिकल्स आ जाता है जिसको सॉल्व करने में समय लगता है। अपन कोशिश करते हैं इसको विद इन 2 सेकेंड सॉल्व करने की। कैसे, देखिए अभी अभी आपने टेबल बनाया, ओके, और उसमें एक कैलकुलेशन किया कि कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 3 years एंड सिंपल इंटरेस्ट फॉर 3 years इज 33.10 माइनस 30। ये डिफरेंस आपने निकाला, क्योंकि हमने यहाँ पे रेट क्या लिया है, 10%, और 10% के लिए ये कैलकुलेशन है। ओके, अगर रेट 5% होता तो 5% वाला जो आपने टेबल बनाया है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे वैल्यू लिख देते हम। अभी यहाँ पे ये डिफरेंस ही दिया हुआ है तो अल्टीमेटली डिफरेंस कितना है, 3.1। तो याद कीजिए जब प्रिंसिपल 100 रुपीज था तब 10% रेट पर आपको डिफरेंस मिल रहा था 3.1 रुपए। लेकिन इस क्वेश्चन में डिफरेंस कितना दिया है, क्वेश्चन में डिफरेंस दिया हुआ है 310 रुपए का। इसका मतलब जो सीआईएसआई का डिफरेंस यहाँ पे 3.1 है, ये एक्चुअल में है कितना, 310 रुपए। अब अगर ये 310 रुपए है तो हमारी अज्यूम्ड वैल्यू से ये इंटरेस्ट कितना ज्यादा है, हमारी अज्यूम्ड वैल्यू से ये इंटरेस्ट
100 टाइम्स है, ओके 100 टाइम्स। अगर ये इंटरेस्ट 100 टाइम्स है तो इसका मतलब मेरा प्रिंसिपल भी 100 टाइम्स हो जाना चाहिए, तो मेरा प्रिंसिपल आ जाएगा 10,000 रुपीज। ओके, सो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 10,000 rupees is the principal at the rate of 10%, where we have a difference between CI and SI for 3 years is rupees 310. ओके, सो आप देख सकते हैं कितना इजी हो गया हमारा कैलकुलेशन। जिसके लिए हमें करना क्या होगा? हमें सिर्फ ये करना होगा कि जो 4 टेबल हमने बनाए हैं 5%, 10%, 15%, 20%, ओके, उनमें सिर्फ CI/SI का जो डिफरेंस है 3 साल का उसको थोड़ा सा याद रखना होगा। इनकेस अगर याद नहीं भी रख पाते तो आपको मैकेनिज्म इतना क्लियर हो जाएगा कि आप फटाफट से रफ में एक 100 रुपये और 5%, 10% जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसके अकॉर्डिंग टेबल बना के और डिफरेंस कैलकुलेट कर सकते हो और फिर उनको प्रोपोर्शनली इक्वेट कर सकते हो। ओके, अब आप बोलेंगे कि ये तो सिर्फ 5, 10, 15 और 20 के लिए, मान लो 4% रेट आ जाए, 10%, 25% रेट आ जाए, 40% रेट आ जाए, कुछ और रेट आ जाए, तब क्या करेंगे? तो ऑब्वियस सी बात है कि आपने अगर मैकेनिज्म को सीख लिया तो आप किसी भी रेट ऑफ इंटरेस्ट पे उस चीज को अप्लाई कर सकते हो। ओके, तो 4% का अगर रेट आ जाए तो 4% के हिसाब से टेबल बना दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आपने अगर टेबल बना लिया एक बार और डिफरेंस निकाल लिया तो फिर प्रोपोर्शनेट करने में टाइम नहीं लगने वाला। ओके, सो इन दिस वे यू कैन सी कि जब हम डिफरेंस बिटवीन CI/SI की बात करें तो ये टेबल कितना ज्यादा हेल्पफुल हो सकता है। ओके, अब इसी तरह से और भी क्वेश्चन अपन देखते हैं, पहले से नोट कर लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, चलिए आगे समझते हैं, एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और ये कंसेप्ट को और क्लियरिफाई करते हैं। देखिए क्वेश्चन बोलता है द सम ऑफ मनी अमाउंट्स टू रुपीज 10,648 इन 3 years and rupees 9,680 in 2 years, then find the rate of interest. Okay, सो यहाँ पे टास्क क्या बोला उसने कि एक कुछ अमाउंट था, कुछ प्रिंसिपल था, वो अमाउंट 3 साल में कितना ग्रो हो गया? वो अमाउंट 3 साल में बन गया 10,648 रुपए। ओके, नाउ दिस इज नॉट द इंटरेस्ट, ये अमाउंट है, ये प्रिंसिपल और इंटरेस्ट जोड़ के जो अमाउंट बना है 3 साल बाद वो है ये। ओके, तो 3 साल में अमाउंट इतना हो गया और यही अमाउंट जो 2 साल में हुआ था वो इतना हुआ था 9,680 रुपीज इन 2 years। ओके, अब देखिए यहाँ पर ये मेंशन नहीं है कि कौन सा मैकेनिज्म यूज करा जा रहा है, यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट है कि कंपाउंड इंटरेस्ट है। तो आपको सिंपल सा क्या याद रखना है, अगर सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेशन होगा तो आपको सिंपल इंटरेस्ट मेंशन कर दिया जाएगा। अगर मेंशन नहीं है, ओके, अगर मेंशन नहीं है तो आप मान के चलिए कि वहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट लग रहा है। ओके, जैसे यहाँ पे मेंशन नहीं है तो हम यहाँ पे मान के चलेंगे कि दिस इज बेसिकली द कंसेप्ट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट, यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट अप्लाई हो रहा है। तो किस तरह से कंपाउंड इंटरेस्ट अप्लाई हो रहा है कि कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट है, कितनी है ये नहीं पता, ठीक है, वो किसी प्रिंसिपल पे अप्लाई हो रही है, किस प्रिंसिपल पे हो रही है ये भी नहीं पता, लेकिन इतना जरूर पता है कि उस प्रिंसिपल और उस रेट को मिला के 2 साल बाद टोटल अमाउंट इतना बन जाता है और 3 साल बाद टोटल अमाउंट इतना बन जाता है। ओके, ये 2 हमें अमाउंट्स इस तरह से मिल गए। ओके, तो इसको कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं, किस तरह से हम अटेम्प्ट कर सकते हैं? देखिए हम मान लेते हैं कि यहाँ पर हमारा प्रिंसिपल है P और रेट ऑफ इंटरेस्ट है R। ओके, प्रिंसिपल है P और रेट ऑफ इंटरेस्ट है R। तो अब अगर हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करें तो पहले साल का इंटरेस्ट कितना होएगा? पहले साल का इंटरेस्ट होएगा PR/100। ओके, वही रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से R% ऑफ P इतना इंटरेस्ट मिलेगा आपको, तो PR/100 ही हो गया फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट। ओके, फिर सेकेंड ईयर में इंटरेस्ट कितना मिला? सेकेंड ईयर में इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? सेकेंड ईयर में इंटरेस्ट, क्योंकि ये कंपाउंड इंटरेस्ट का कंसेप्ट लग रहा है यहाँ पे, कंपाउंड इंटरेस्ट चल रहा है यहाँ पे, तो आपको प्रिंसिपल के ऊपर भी इंटरेस्ट लगेगा और इस इंटरेस्ट के ऊपर फिर से इंटरेस्ट लगेगा। तो सेकेंड ईयर में क्या होगा? P के ऊपर R% के हिसाब से इंटरेस्ट लगा तो PR/100 हो गया, प्लस सेम इसी R% के रेट से इस अमाउंट पर भी इंटरेस्ट लगेगा, तो ये बन जाएगा PR/100 का R/100। ओके, दिस विल बी द इंटरेस्ट। ओके, इस क्वेश्चन को अपन और भी सिंपल तरीके से भी करेंगे, अभी पहले इस कंसेप्ट को समझ लीजिए, क्योंकि ये मैकेनिज्म आपको अगर समझ में आ गया तो क्वेश्चंस बहुत इजीली हो जाएंगे। ओके, तो ये सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट हो गया। नाउ थर्ड ईयर का इंटरेस्ट की बात करें तो तीसरे साल में कितना इंटरेस्ट मिलेगा? तीसरे साल में, तो तीसरे साल में क्या होगा? देखिए इसके ऊपर इंटरेस्ट लगेगा, इसके ऊपर लगेगा, इसके ऊपर, इसके ऊपर, सबके ऊपर इंटरेस्ट लगेगा। तो P के ऊपर R% लगा तो थर्ड ईयर का इंटरेस्ट बना PR/100 प्लस इस PR/100 के ऊपर R% का इंटरेस्ट लगेगा तो ये बन जाएगा PR/100 का R/100
ओके, इसके ऊपर इंटरेस्ट। फिर उसके बाद इस अमाउंट पे इंटरेस्ट फिर से लगेगा, तो इस पे इंटरेस्ट जो लगा वो बन गया PR/100 का R/100, ओके, रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से। फिर उसके बाद ये जो अमाउंट है इसके ऊपर फिर से इंटरेस्ट लगेगा, इसके ऊपर भी लगेगा, क्योंकि 1 2 3 4 पे इंटरेस्ट लगेगा। इसका इंटरेस्ट ये हो गया, इसका इंटरेस्ट ये वाला हो गया, इसका इंटरेस्ट ये हो गया, और इसके ऊपर इंटरेस्ट लगेगा, तो ये बन जाएगा प्लस PR/100 इंटू R/100 इंटू R/100, ओके। मतलब इस अमाउंट में एक R/100 और मल्टीप्लाई हो जाएगा बेसिकली, इस तरह से आप सोच सकते हैं, ओके। नाउ व्हाट वी कैन सी कि यहाँ पर जो प्रिंसिपल और इंटरेस्ट, मतलब ये तो इंडिविजुअली क्या निकाले हमने, इंटरेस्ट निकाल लिए कि सारे इंटरेस्ट कितने होते हैं। अब यहाँ पे जरा इसको गौर करते हैं, यहाँ पे देखते हैं 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना बना है, 2 साल का अमाउंट कितना बना है 9680, ओके। 2 इयर्स का टोटल अमाउंट कितना बना है 9680। ये कैसे बना होगा, ये बना होगा प्रिंसिपल को जोड़ के, पहले साल के इंटरेस्ट को जोड़ के और दूसरे साल के इंटरेस्ट को जोड़ के, ओके। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं कि 9680 इज बेसिकली PR/100 प्लस PR/100 प्लस PR/100 इंटू R/100, ओके। ये 2 साल का हमारा इंटरेस्ट बन गया। फिर 3 साल का अमाउंट कितना बना है 10,648। तो 10,648 में क्या क्या इन्वॉल्व है, प्रिंसिपल इन्वॉल्व है और तीनों साल का इंटरेस्ट भी इन्वॉल्व है। तो तीसरे साल के लिए मैं लिख सकता हूँ 10,648, ओके। इसमें ये प्लस P भी है, ये टोटल अमाउंट इज इक्वल्स टू ये इज इक्वल्स टू क्या होगा PR/100 प्लस PR/100 प्लस PR/100 इंटू R/100, ओके। देखिए ये है पहले साल का इंटरेस्ट, ये है दूसरे साल का इंटरेस्ट, प्लस ऐसे ही थर्ड ईयर का इंटरेस्ट भी आएगा, तो उसको अपन ब्रैकेट में थर्ड ईयर लिख देते हैं, ऐसा थर्ड, ओके, वो पूरा वाला पार्ट, और प्लस P, ओके। तो अगर हम इसको ध्यान से देखें तो ये हमारा प्रिंसिपल बना, इन सबको मिला के प्रिंसिपल और अमाउंट बना, इंटरेस्ट और प्रिंसिपल को मिला के ये अमाउंट बना, यहाँ पर प्रिंसिपल और ये पूरे इंटरेस्ट को मिला के ये अमाउंट बना, ओके। तो अब अगर आप ये निकालना चाहें कि मुझे थर्ड ईयर में इंटरेस्ट कितना मिला, स्पेसिफिकली इन थर्ड ईयर, तो स्पेसिफिकली इन थर्ड ईयर इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, दिस माइनस दिस। तो बेसिकली आपको अगर आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो अल्टीमेटली क्या मिलेगा आपको 10648 इज इक्वल्स टू थर्ड ईयर, ओके। इस लॉजिक को समझिएगा, थर्ड ईयर। तो यहां पे बेसिकली हमने क्या देखा कि अगर मैं इस अमाउंट, ओके, किसको, अमाउंट, इस अमाउंट और इस अमाउंट को सब्ट्रैक्ट करता हूं, तो सब्ट्रैक्ट करने पे मुझे मिलता क्या है, मुझे मिलता है थर्ड ईयर का इंटरेस्ट, ओके। क्या मिलता है, थर्ड ईयर का इंटरेस्ट। इस चीज को समझ लीजिएगा अच्छे से, क्योंकि यही चीज हमें काम आने वाली। तो ये क्या हुआ, थर्ड ईयर का इंटरेस्ट इज 10648 माइनस 9680। दिस इज बेसिकली द इंटरेस्ट यू हैव ऑब्टेन्ड इन थर्ड ईयर, ओके, जो कि इसके बराबर होगा। लेकिन क्या हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा, क्या इस कैलकुलेशन को पूरा करना पड़ेगा? नहीं, आपको कैलकुलेशन नहीं करना, यहाँ पे सिर्फ हम मैकेनिज्म सीखने की कोशिश कर रहे हैं। इसको सॉल्व करना तो 2 लाइन का सॉल्यूशन है, ओके, वो हमें अभी सीखते हैं, उसको पहले कंसेप्ट को समझ लीजिए। तो ये मैकेनिज्म की मदद से हमें ये समझ में आ गया कि थर्ड ईयर का इंटरेस्ट अगर मुझे निकालना है स्पेसिफिकली, तो कैसे निकाल सकता हूँ, थर्ड ईयर तक का टोटल अमाउंट माइनस सेकेंड ईयर तक का टोटल अमाउंट। तो जो डिफरेंस है वो क्या आएगा, वो बेसिकली इंटरेस्ट का अमाउंट आएगा, ओके। अब बात आती है इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें। तो क्वेश्चन सॉल्व करने का सिंपल है, अपन यहाँ पे फॉर्मूला लगा देंगे किसका, कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट का, ओके। फॉर्मूला आप लगाना चाहें आप लगा सकते हैं, आपको नहीं पसंद आता फॉर्मूला लगाना कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप प्रिंसिपल को 100 रुपये अज्यूम करके रेट को R लेके सॉल्व भी कर सकते हैं, वैसा भी कर सकते हैं। तो देखिए किस तरह से होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में हम लिखते हैं अमाउंट इज इक्वल्स टू P इंटू 1 प्लस R/100 की पावर T। दिस इज द फॉर्मूला फॉर कंपाउंड इंटरेस्ट, ओके। तो अब 3 साल का अमाउंट कितना है 10648, तो आप लिख सकते हैं 10648 इज इक्वल्स टू P इंटू 1 प्लस R/100 की पावर 3। दिस तो 3 साल का अमाउंट है। 2 साल का अमाउंट कितना है 9680, तो आप लिख सकते हैं 9680 इज इक्वल्स टू P इंटू 1 प्लस R/100 की पावर 2, ये लिख सकते हैं। अब आपको निकालना क्या है, आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट चाहिए। तो कैसे निकालेंगे, देखिए ये 2 इक्वेशंस हैं,
और 2 वेरिएबल है, कौन सा, P और R। तो 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल है, सॉल्व हो सकता है। किस तरह से सॉल्व होगा, आप इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दीजिए। ओके, जब आप इसको डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 10648 अपॉन 9680 इज इक्वल्स टू, इसको अपॉन ये करेंगे तो P और P तो कैंसिल हो गया, ऊपर क्या है 1 + r/100 की पावर 3 और नीचे क्या है 1 + r/100 की पावर 2, तो बचेगा क्या 1 + r/100। You will be left with this particular equation. Now you can solve to calculate r. Okay, बड़ा easily r का वैल्यू आप यहाँ पे डिटरमाइन कर सकते हैं। ओके, तो इस तरह से ये क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। और इन दोनों का जो डिफरेंस है वो क्या आता है, 3rd ईयर का इंटरेस्ट। ओके, इसको याद रखिएगा, ये आगे के क्वेश्चंस में काम आएगा ये कंसेप्ट। ओके, सो इन दिस वे यू कैन सिंप्लीफाई क्वेश्चंस बेस्ड ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट, को नोट कर लीजिए। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्वेश्चन सेज the simple interest at 4% is ₹80 in 2 years. Okay, the simple interest on a sum at 4% is ₹80 in 2 years. The compound interest on the same sum for same period is. Okay, तो आपको ये बोला कि कुछ एक प्रिंसिपल अमाउंट है, उसके ऊपर 2 साल में सिंपल इंटरेस्ट जो एक्रू हुआ है वो 80 रुपए एक्रू हुआ है। अब आपको ये बताना है कि उसी 2 साल में टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिल सकता है। अगर इसी पैसे को कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्म में लगाया जाता तो कितना पैसा मिलता। तो एक बार तो ये ख्याल आता है कि अच्छा ठीक है, तो पहले अपन प्रिंसिपल निकाल लेते हैं, फिर प्रिंसिपल निकाल के कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लेंगे। बट वैसा आपको करने की जरूरत नहीं है। ओके, आप इसको डायरेक्टली कर सकते हैं। कैसे डायरेक्टली, देखिए अपन ने 3 पॉइंट्स लिखे थे कि सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट पहले साल का सेम होता है। तो मैं मान लेता हूं कि ये P आपका प्रिंसिपल है और रेट कितना दिया है 4% का। ओके, हम यहाँ पे लिखते हैं सिंपल इंटरेस्ट और यहाँ पे हम लिखते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, 1st ईयर और 2nd ईयर। क्यों ऐसा क्यों लिखा, बिकॉज क्वेश्चन में 2 साल का आपको सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट की बात कर रहा है, इसलिए 2 साल का टेबल बनाया। आपको क्या बोला कि 2 साल का टोटल सिंपल इंटरेस्ट 80 रुपए है। तो पेज पलट के देखिए, अपन ने एक पॉइंट लिखा है कि सिंपल इंटरेस्ट हर साल में सेम होता है। तो अगर 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट 80 रुपए है, इसका मतलब सिंपल इंटरेस्ट हर एक साल में कितना कितना मिल रहा होगा, 40 रुपए पहले साल मिला होगा और 40 रुपए दूसरे साल मिला होगा। ओके, फिर बात करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट की। तो एक और पॉइंट हमने लिखा है कि सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट पहले साल का तो सेम ही होता है। तो पहले साल का सिंपल इंटरेस्ट अगर 40 है तो पहले साल का कंपाउंड इंटरेस्ट भी 40 रुपए ही मिलेगा। फर्क कहाँ आता है, दूसरे साल में फर्क आता है। कैसे फर्क आता है, देखिए दूसरे साल में क्या होगा, जो 40 रुपए प्रिंसिपल पे मुझे इंटरेस्ट मिला था वो तो एज इट इज रहेगा ही रहेगा। तो 40 रुपए का कंपाउंड इंटरेस्ट तो मिलेगा ही मिलेगा, प्लस इस 40 रुपए के ऊपर फिर से मुझे इंटरेस्ट मिल जाएगा सेम इस 4% की रेट से। ओके, तो अब 4% की रेट से 40 रुपए पे कितना ब्याज मिलेगा, ₹1.60। तो टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो गया मेरा, 40 रुपए और ₹1.60, मतलब 81 रुपीज एंड 60 पैसा। तो जहां मुझे सिंपल इंटरेस्ट 80 रुपीज मिल रहा था, वहां पे कंपाउंड इंटरेस्ट 81 रुपीज 60 पैसा मिलेगा। ओके, आप देख सकते हैं कैलकुलेशन कितना सिंपल हो गया, हमें फॉर्मूला लगाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। हमने जस्ट, अगर ये मैकेनिज्म हमको क्लियर है, तो जो पिछले क्वेश्चन में हमने मैकेनिज्म समझा था कि क्या प्रोसेस है, किस तरह से आप डिवाइड कर रहे हैं P और R के फॉर्म में, वो अगर आपको पूरी तरह से क्लियर हो गई तो आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके, अगर कंफ्यूजन है तो रिपीट करके देखिए पूरा वीडियो, आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ओके, सो इन दिस वे यू कैन सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। तो देखिए अभी हमने क्या करा, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का मैकेनिज्म समझ लिया। अब हम आते हैं नेक्स्ट इज पार्टनरशिप पे। ओके, तो पार्टनरशिप बेसिकली क्या है, देखिए पार्टनरशिप बेसिकली कि अगर मान लीजिए 2 लोग या 2 से ज़्यादा लोग किसी बिजनेस को करते हैं, साथ में मिलके करते हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, वो उस बिजनेस में कुछ चीज़ें इन्वेस्ट कर रहे हैं। किस टर्म्स में, एक तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। ओके, हो सकता है कि वो कुछ पैसा लगा रहे हैं बिजनेस में। दूसरा हो सकता है कि वो अपनी स्किल दे रहे हैं बिजनेस में। स्किल किस सेंस में देंगे, टाइम के रेफरेंस में। ओके, हम किसी भी पर्सन की स्किल को किस रेफरेंस में नापेंगे कि वो बिजनेस में कितना समय दे रहा है। तो अल्टीमेटली हम क्या याद रखेंगे कि हमें जब भी पार्टनरशिप के बारे में डिस्कस करना है तो हम पार्टनरशिप को 2 पैरामीटर्स में नापा जाएगा। पहली चीज, कितना अमाउंट ऑफ कैपिटल वो बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं, और दूसरी चीज कितना अमाउंट ऑफ टाइम वो बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं। ओके, सो बेस्ड ऑन दिस वी विल अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ पार्टनरशिप। सो सबसे पहला कंसेप्ट आता है पार्टनरशिप का, उसको हम बोलते हैं सिंपल पार्टनरशिप।
सिंपल पार्टनरशिप। नाउ व्हाट इज सिंपल पार्टनरशिप? सिंपल पार्टनरशिप मतलब मान लीजिए कि ए और बी दो पर्सन्स हैं और दोनों मिलके एक बिजनेस करना चाहते हैं। ओके, तो क्या हुआ, ए ने बिजनेस में 100 रुपए लगा दिए और बी ने बिजनेस में 200 रुपए लगा दिए, लेट सपोज। तो ये जो इनने इन्वेस्ट करा 100 रुपए और 200 रुपए, ये क्या हुआ, इन्वेस्टमेंट ऑफ कैपिटल। ये बेसिकली कैपिटल हो गया कि इतना पैसा इनने इन्वेस्ट करा। नाउ अब ए और बी जब बिजनेस करेंगे, ओके, मान लीजिए इन्होंने 1 जनवरी को बिजनेस शुरू किया और साथ में बिजनेस करते गए और 1 साल बाद इनको टोटल प्रॉफिट हुआ, लेट सपोज ₹30 का, 30 रुपए का मुनाफा हुआ। ओके, 30 रुपीज का। नाउ अब क्या होगा, ये जो 30 रुपए का मुनाफा है ये दोनों आपस में डिवाइड करेंगे, लेकिन डिवाइड किस तरह से करेंगे? क्या ये दोनों बराबर बराबर बांट लेंगे? नहीं। ओके, क्या ए को ज्यादा मिलेगा, बी को ज्यादा मिलेगा, किसको ज्यादा मिलेगा? तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, बराबर तो बांटा ही नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि बी बोलेगा कि इस बिजनेस में मैंने ज्यादा पैसा लगाया है। ओके, तो जो पर्सन ज्यादा पैसे लगाएगा वो ज्यादा एक्सपेक्ट करेगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर ये प्रॉफिट डिवाइड होगा इन द रेशियो ऑफ कैपिटल। ओके, दिस अमाउंट विल बी डिवाइडेड इन द रेशियो ऑफ कैपिटल। ओके, नाउ कैपिटल के रेशियो में डिवाइड होगा, तो कैपिटल का रेशियो क्या आ रहा है, कैपिटल ऑफ ए इज टू कैपिटल ऑफ बी का रेशियो 100:200 मतलब 1:2। तो रेशियो 1:2 में ये 30 रुपए डिवाइड होंगे, मतलब ए का शेयर कितना मिलेगा, 1/3 ऑफ 30 रुपीज और बी का शेयर हो जाएगा 2/3 ऑफ 30 रुपीज। तो ए को मिल जाएंगे 10 रुपए और बी को मिल जाएंगे 20 रुपए। तो ये है प्रॉफिट ऑफ ए is equals to 10 रुपए and profit of B is equals to 20 रुपए। ओके, दिस कंसेप्ट इज नोन एज द कंसेप्ट ऑफ सिंपल पार्टनरशिप। मान लीजिए यहाँ पे सी बी होता तो सी बी साथ में जुड़ जाता, उसका कैपिटल भी यहाँ रेशियो निकल जाता और अल्टीमेटली प्रॉफिट रेशियो में डिवाइड हो जाता। ओके, नाउ सेकेंड पार्टनरशिप आती है, सेकेंड टाइप ऑफ पार्टनरशिप इज कंपाउंड पार्टनरशिप। ओके, कंपाउंड पार्टनरशिप। नाउ व्हाट इज कंपाउंड पार्टनरशिप? कंपाउंड पार्टनरशिप में मान लीजिए यही दो पर्सन्स हैं ए और बी, और इन दोनों ने सोचा चलो बिजनेस शुरू करते हैं। तो इन्होंने बिजनेस शुरू करा, ए ने वही 100 रुपए लगाए और बी ने 200 रुपए लगा दिए। तो ये हो गया बेसिकली इनका कैपिटल इन्वेस्टमेंट। ओके, दिस इज बेसिकली द कैपिटल। इन्होंने ये 100 रुपए और 200 रुपए इन्वेस्ट कर दिए। नाउ लेकिन क्या हुआ, ये दोनों ने बिजनेस जब चालू किया, साथ में बिजनेस करते गए, तो कुछ समय बाद दोनों में लेट्स अज्यूम कि कुछ डिस्प्यूट हो गया। ओके, कुछ डिस्प्यूट हो गया और बी ने बिजनेस 6 मंथ्स के बाद छोड़ दिया। ओके, बी ने क्या करा, बिजनेस 6 महीने बाद छोड़ दिया, लेकिन ए पूरे साल बिजनेस करता रहा, मतलब पूरे 12 मंथ्स तक ए बिजनेस को कंटिन्यू रखता रहा। ए बी छोड़ के चला गया था, अपने पूरा पैसा लेके चला गया बी और 6 महीने बाद छोड़ गया, लेकिन ए ने अपने 100 रुपए लगाए रखे, ए ने बिजनेस करता रहा और पूरे साल तक बिजनेस किया। तो ये जो 12 और 6 है, ये क्या है, ये बेसिकली है टाइम इन्वेस्टमेंट। ओके, टाइम इन्वेस्टमेंट। अब यहाँ पे क्या हुआ, पहले केस में तो टाइम की कोई प्रॉब्लम था ही नहीं क्योंकि दोनों ने इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम बिजनेस किया, लेकिन यहाँ पर ए और बी ने टाइम भी अलग अलग दिया बिजनेस को। अब लेट्स अज्यूम कि इनको प्रॉफिट हो गया, 1 साल बाद प्रॉफिट हुआ लेट्स सपोज वही 30 रुपीज का, लेकिन क्या होगा, इस बार ये प्रॉफिट कैपिटल के रेशियो में डिवाइड नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ए बोलेगा कि ठीक है भले ही तूने 200 रुपए लगाए, लेकिन तू तो बीच में चला गया, मैंने तो पूरे 12 महीने बिजनेस करा। तो ऑब्वियस सी बात है, ए क्या बोलेगा कि मैंने कैपिटल भी इन्वेस्ट किया और मैंने टाइम भी तुझसे ज्यादा इन्वेस्ट करा, तो मुझे उसका भी कुछ बेनिफिट मिलना चाहिए। इसीलिए इस बार प्रॉफिट डिवीजन होगा इन रेशियो ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी। ओके, टाइम वैल्यू ऑफ मनी के रेशियो में डिवाइड होगा। ओके, प्रॉफिट विल बी डिवाइडेड इन द रेशियो ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी। नाउ टाइम वैल्यू ऑफ मनी कैसे निकाला जाएगा? टाइम वैल्यू ऑफ मनी इज बेसिकली कैपिटल इनटू टाइम। ओके, तो अगर हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी ए का निकालें तो ए ने 100 रुपए से 12 महीने बिजनेस करा, तो ए का टाइम वैल्यू ऑफ मनी आया 1200 रुपए। ओके, बी का टाइम वैल्यू ऑफ मनी कैसे निकालें? 200 रुपए से 6 महीने बिजनेस करा, तो बी का टाइम वैल्यू ऑफ मनी आया 1200 रुपए, दोनों का 1200 रुपए। तो अगर रेशियो निकाला जाए ए और बी का, तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी फॉर ए इज टू टाइम वैल्यू ऑफ मनी फॉर बी का रेशियो आ गया 1:1।
ओके, मतलब इस बार ये प्रॉफिट 30 रुपए का बराबर बराबर भाग में बांटा जाएगा। तो ए को मिलेगा 1/2 ऑफ 30 रुपीज और बी को भी मिलेगा 1/2 ऑफ 30 रुपीज। मतलब ए का प्रॉफिट निकालेंगे 15 रुपए और बी का प्रॉफिट निकालेंगे 15 रुपए। एंड दिस केस इज नोन एज कंपाउंड पार्टनरशिप, जहां पर कैपिटल के साथ साथ टाइम भी इन्वॉल्व हो जाए, क्योंकि अलग अलग अमाउंट ऑफ टाइम के लिए दोनों बिजनेस कर रहे हैं। क्योंकि देखिए जब 30 रुपए प्रॉफिट हुआ तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि ए पूरा प्रॉफिट रख लेगा, क्योंकि ए साल तक पूरे साल बिजनेस कर रहा है। बी क्या बोलेगा कि शुरू के 6 महीने तो मैंने भी काम किया है, ओके, मैंने भी 200 रुपए का कैपिटल लगाया, तो मुझे भी तो प्रॉफिट चाहिए। इसीलिए ए पूरा पैसा नहीं रख सकता अगर बी चला गया तो ए को कुछ अमाउंट ऑफ मनी बी को देना पड़ेगा, दैट डिपेंड्स ऑन द पार्टनरशिप। ओके, तो यहां पर क्या होगा, टाइम वैल्यू ऑफ मनी के फॉर्मेट में पैसा डिवाइड हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं डिफरेंस कहां पे आ रहा है, यहां पर भी 100-200 रुपए ही लगाया जा रहा है, यहां पर भी 100-200 रुपए ही लगाया जा रहा है। प्रॉफिट वही 30 रुपए का हुआ है बिजनेस में, लेकिन यहां पर ए और बी का प्रॉफिट्स, इंडिविजुअल प्रॉफिट्स 10 और 20 रुपए थे, लेकिन इस बार ए और बी के प्रॉफिट्स बदल के 15-15 दोनों के पास बराबर रुपए आ गए हैं। ओके, बी का भले ही अमाउंट ज्यादा है लेकिन टाइम इन्वेस्टमेंट कम है, ए का अमाउंट कम है लेकिन टाइम इन्वेस्टमेंट ज्यादा है। ओके, सो दिस अप्लाइज टू एवरी सिचुएशन, एवरी फाइनेंशियल सिचुएशन। आप कोई सा भी देख सकते हैं, आप कहीं पे लेट सपोज पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो आपका जो अमाउंट इन्वेस्टमेंट है वो भी मैटर करता है और कितने समय के लिए इन्वेस्टमेंट है वो भी मैटर करता है, दोनों चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। ओके, सो इन दिस वे वी कैन कैलकुलेट द कंसेप्ट ऑफ कंपाउंड पार्टनरशिप। मान लीजिए सी एक पर्सन और होता तो उसका भी टाइम वैल्यू ऑफ मनी निकाल के हम रेशियो में डिटरमाइन कर लेते हैं। ओके, सो ये दो बेसिक पार्टनरशिप्स हैं, इसके अलावा और भी होती हैं, एक कॉम्प्लेक्स पार्टनरशिप भी होती है, एक स्लीपिंग वर्किंग पार्टनरशिप भी होती है। ओके, तो कॉम्प्लेक्स पार्टनरशिप, स्लीपिंग वर्किंग पार्टनरशिप वो सब अपन फुल कोर्स में देखेंगे, अभी तो अपन क्रैश कोर्स के हिसाब से जो चीज़ अर्जेंट में हमें पढ़नी है उस चीज़ को पढ़ लेते हैं। तो ये दो तरह की पार्टनरशिप्स हैं, इसको आप नोट कर लीजिए, फिर अपन क्वेश्चन पे आते हैं। Okay, so let's understand a question from partnership. ये क्वेश्चन भी अगेन प्रीवियस ईयर पेपर का है। देखिए क्वेश्चन बोलता है ए स्टार्टेड अ बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग 50,000। तो ए ने एक बिजनेस शुरू करा 50,000 रुपए डाल के, तो अपन लिख देते हैं ए का इन्वेस्टमेंट 50,000 रुपए। ओके, 50,000। आफ्टर 6 months बी ज्वाइन हिम बाय इन्वेस्टिंग 75,000। ओके, तो बी ने क्या करा, ए ने जब चालू करा उसके ठीक 6 महीने बाद बी ने ज्वाइन करा। ओके, तो बी ने अमाउंट डाला 75,000, लेकिन ए को जो टाइम लग रहा था टी, ए जो टी टाइम था, बी का टाइम उससे 6 months कम है। ओके, 6 months कम है। फिर क्या बोला, आफ्टर 6 months सी ज्वाइंड हिम बाय इन्वेस्टिंग 125,000। ओके, तो 1,25,000 रुपए सी ने डाले, तो सी ने अमाउंट डाला 1,25,000, लेकिन सी ने क्या करा, ए के 6 महीने बाद चालू करा। ओके, मतलब ए ने 1 जनवरी को शुरू किया तो 1 जुलाई को तो बी आया, फिर ऐसा ही करके 1 जनवरी, अगले 1 जनवरी को सी आया, तो सी पूरे 12 महीने लेट हुआ। मतलब ए के रेस्पेक्ट में सी पूरे 12 महीने बाद में आया, आफ्टर 12 months। ओके, फिर उसके बाद पूछा क्वेश्चन में व्हाट इज द रेशियो ऑफ प्रॉफिट आफ्टर 2 years। तो 2 साल बाद कितना प्रॉफिट का रेशियो आएगा। अब ऑब्वियसली बात है, यहाँ पे तीनों पर्सन्स का कैपिटल अलग है और साथ में टाइम इन्वेस्टेड भी अलग है। तो अगर हम ए की बात करें तो ए का टाइम इन्वेस्टेड कितना है, सोचिए जरा। ए ने बिजनेस शुरू करा और पूरे 2 साल तक वो बिजनेस में है, क्योंकि यहाँ पर तो ऐसा कहीं नहीं लिखा कि वो बिजनेस छोड़ के चला गया। तो ए का जो टोटल टाइम इन्वेस्टेड है वो आएगा 24 months। ओके, 24 महीने पूरे ए ने दिए। बी कब आया, बी ए के 6 महीने बाद आया, मतलब 24 में से 6 महीने कम लगेंगे उसको। तो यहाँ पर बी को जो समय, बी ने जो समय दिया बिजनेस में वो कितना दिया, 18 months का। फिर सी कब आया, सी बी के भी 6 महीने बाद आया, मतलब बी के 6 महीने बाद बोले तो 12 महीने। तो यहाँ पर बी का टाइम इन्वेस्टेड सिर्फ और सिर्फ 12 महीने है। ओके, तो इसका मतलब ये हमारे पास कैपिटल्स आ गए, ये हमारे पास टाइम आ गया। और प्रॉफिट का रेशियो कैसे डिफाइन होता है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी के रेशियो में। सो ए, बी और सी का टाइम वैल्यू ऑफ मनी यू कैन डिटरमाइन हियर। ओके, कैसे डिटरमाइन करेंगे, 50,000 इंटू 24। ओके, अब देखिए 50,000 लिखने की जरूरत नहीं है आप, क्योंकि रेशियो ही निकाल रहे हैं, तो आप ये जीरोस यहाँ से कैंसिल कर सकते हैं। इसके 3 0, इसके 3 0 और इसके 3 0 ये हम कैंसिल कर देते हैं। उसके बाद हम और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, कैसे, ये 6 4s are 24। ओके, 6 3s are 18 एंड 6 2s are 12। यहाँ से इसको भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं। फर्दर हो जाएगा क्या सिंप्लीफाई, हाँ बिल्कुल हो जाएगा। कैसे, देखिए इसको सिंप्लीफाई कर लें, ये 50 है तो 25 2 times are 50,
25 3 टाइम्स आर 75 एंड 25 5 टाइम्स आर 125, ऐसा सिंप्लीफाई कर लिया। तो ए बी और सी में देखिए रेशो किसका निकलेगा, 2 into 4, तो 2 into 4 is 8, देन 3 into 3 is 9 एंड देन 5 into 2 is 10। तो रेशो कितना आ गया, 8:9:10। So this is how we can determine what is the ratio of profit share. This is the case of which partnership, simple or compound? Obviously this is a compound partnership case. Okay, so in this way you can simplify partnership question. इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं, बहुत ज़्यादा कोई डिटेल में नहीं आते, ठीक है। और जो भी दूसरी टेक्निक्स है उसमें से क्वेश्चन आते हैं, बट लेकिन बहुत ही रेयर चांसेस में पॉसिबिलिटी रहती है कि वो आ जाए। तो अभी आप सिंपल और कंपाउंड के बेसिस पे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ओके, सो यू कैन नोट दिस क्वेश्चन।